बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इसको थोड़ा सा किस तरफ अब हम जाएंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं ना। अब हम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आज जो आपका एलो है इसको हम देख रहे हैं कि क्लासिफाई एसिड बेस डिसऑर्डर्स। ठीक है, और जब आप क्लासिफाई करते हो ना तो आपको क्या पता होना चाहिए, उनकी कॉजेज भी पता होनी चाहिए। रेंज है 7.35 टू 7.45 और ये किधर हो रही है, आपकी है 7.35 टू 7.45। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, अगर वो 7.35 से बिलो है तो वो क्या है, एसिडोटिक है। 7.45 से अबव है तो अल्कलोटिक है। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ कि 7.34, 7.33, 7.32, 31, 30 जैसे आप डाउन जा रहे हो तो इसका मतलब है कि वो क्या हो रही है, एसिडोटिक हो रही है। अच्छा, और अगर आप 45 के बाद 7.45 के बाद 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50 ये क्या हो रही है, अल्कलोटिक हो रही है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इसको भी फर्दर एक्सपेंड करो, क्योंकि कभी कभी आप जब एसिड बेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो ना, ठीक है, जब आप उनको सॉल्व कर रहे हो तो उस वक्त कभी कभी कंपनसेशन में आपको नॉर्मल रेंज में नजर आ रही होती है। तो उसमें क्या है दुआ, उसमें क्या है कि आप देखें कि इवन मतलब अब आपकी ये न्यूट्रल पीएच क्या है ना 7.4, तो अब ये देखें बाजार ये रेंज है 7.35 टू 7.39। देखें 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, लेकिन ये टुवर्ड्स एसिडिक साइड है। ठीक है, अच्छा और फिर ये जो है आगे, अब ये भी विद इन रेंज है। देखो पहले हमने इसको एक्सपेंड किया ना कि इस तरफ एसिडोटिक है और इस तरफ अल्कलोटिक है। अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं कि 7.4 से अबव, मसलन 7.41, 7.42, 7.43, 7.44 एंड 7.45 ये सारे क्या हैं, अल्कलोटिक हैं। ठीक है, और इस तरफ ये एसिडोटिक साइड पे है। ठीक है, अगर आपको जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, अच्छा तो अब हमने देखा कि कभी पीएच एसिडोटिक हो सकती है और कभी अल्कलोटिक हो सकती है, ऐसे ही है। अच्छा, फिर हमने कहा कि अगर वो एसिडोटिक है तो फिर पेशेंट किस में है, एसिडोसिस में है, और अगर वो अल्कलोटिक है तो फिर किस में है, अल्कलोसिस में है। ठीक है, अच्छा तो मतलब इस तरफ आपकी एसिडोसिस आ रही है, इस तरफ अल्कलोसिस आ रही है। ठीक है, अच्छा फिर एसिडोसिस और अल्कलोसिस उसकी दो कॉजेज हो सकती है। हमने क्या बात की थी जब हम बफर्स की बात कर रहे थे, तो क्या था, क्रॉस टॉक किस में हो रही होती थी, लंग्स एंड किडनीज। ठीक है ना, तो फिर आप देखो कि जो आपकी कॉजेज भी है ना उसमें या तो रेस्पिरेटरी है और या फिर मेटाबॉलिक है। ठीक है, जो लंग्स की तरफ से आ रहा है दैट इज रेस्पिरेटरी। ठीक है, अब अल्कलोसिस की भी यही दो कॉजेज हो सकती हैं, एसिडोसिस की भी यही दो कॉजेज हो सकती है, लेकिन क्लिनिकली ना आपको जो मिलेंगी, जो सबसे कॉमन आप एनकाउंटर करोगे दैट इज दी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अच्छा तो इसीलिए उसको हम सबसे ज्यादा फिर आगे से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी कॉजेज क्या हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो है उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी हो सकता है। अब हम एसिडोसिस की कॉजेज पहले हम खुद ही शुरू करते हैं। मसलन आप टॉप से स्टार्ट करो। अच्छा, पहले तो बताओ कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है, मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग इट एज एन एसिड, ऐसे ही है। अच्छा, अब आप बताओ कि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो कैसे डेवलप होगा, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन से डेवलप होगा या अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो ऑफ हो गई है।
रिटेंशन से डेवलप होगा। अच्छा, अब हम ना इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि रिटेंशन कैसे हो सकती है। रिटेंशन का क्या मतलब है कि आपके लंग्स प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे, ऐसे ही है। अच्छा, तो अब इसकी पहले सबसे हम टॉप से स्टार्ट करते हैं सेंट्रल कॉजेस में, ठीक है। मसलन आपने देखा है कि आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है, आपकी वेंटिलेशन और वो सारा कंट्रोल्ड है, ऐसे ही। अच्छा, तो आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है अगर वो ही डिप्रेस हो गया, ठीक है, अब वो कैसे डिप्रेस हो सकता है उसको हम आगे फर्दर एक्सपेंड करेंगे जब हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को टेकअप करेंगे। अभी के लिए कि ये आपका सबसे पहली कॉज कि मतलब ये नहीं, आपके लंग्स हेल्दी हैं, उनकी नर्व्स भी हेल्दी हैं, आपके जो मसल्स हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वो सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन अगर आपका जो सेंटर है वही सेंटर जो है वही अगर आपका नहीं काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर मसलन ओपिएट से डिप्रेस हो गया या किसी इंजरी की वजह से डिप्रेस हो गया, तो आपकी बिल्डअप होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होगी, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी, ठीक है, तो ये आपकी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कॉज हो जाएगी। अब आप उससे थोड़ा नीचे आ जाओ, अगर आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो सकती है, कोई फॉरेन पार्टिकल भी आ सकता है या स्ट्रेंगुलेशन भी हो सकती है, ठीक है, वो किसी भी वजह से उसको एस्फिक्सिया भी कॉज हो सकता है। तो उसमें भी अब क्या है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होगी, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि अगर उसका रेस्पिरेटरी सेंटर भी ठीक है, उसकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, लेकिन रेस्पिरेटरी मसल्स में कोई डिजीज है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली उसकी इनहेलेशन और एक्सपिरेशन नहीं करा सकते, ठीक है, तो फिर भी आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप होगा। अच्छा, फिर क्या हो सकता है कि आपकी नर्व डैमेज है, अब आपका मसल भी ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर भी ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, बट जैसे पोलियो में या किसी भी डिजीज की वजह से उसकी नर्व डैमेज हो गई है और रेस्पिरेटरी मसल्स की नर्व डैमेज हो गई है, ठीक है, या उसकी नर्व अफेक्ट हो गई है। जैसे आपने देखा है कि बॉटुलिज्म में पैरालिसिस होता है और डेथ किससे होती है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर अगर वो नर्व्स हैं तो उसमें भी हो जाएगा। अब दूसरा फिर रेस्पिरेटरी मसल मैकेनिक्स, अब ये किसमें, ये इसका क्या मतलब है, रेस्पिरेटरी मसल मैकेनिक्स कि आपकी देखें जो चेस्ट वॉल है वो कैसे हो रही होती है, एक्सपैंड होती है, कंट्रैक्ट होती है, ऐसे ही है। अच्छा, तो अगर मसलन आपकी कोई रिब फ्रैक्चर हो गई या न्यूरोथॉरेक्स हो गया है या कुछ भी, मतलब उसके मैकेनिक्स डिस्टर्ब हो गए तो भी तो नहीं होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होगी, ठीक है। अच्छा, फिर एंड में आ जाता है आपका लंग डिजीज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको सिर्फ लंग डिजीज याद रह जाता है, जैसे निमोनिया है या एस्थमा है, और बाकी सारे कॉजेज आप लोग भूल जाते हो। ये सारा आपने इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी हो सकता है, पहले तो खुद बताएं कैसे हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन से हो सकता है, ठीक है। तो दिमाग कैसे हो सकता है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कैसे हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन से आपने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप करती है, उसमें आ सकता है। इसकी हम डेप्थ में जाएंगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे, ठीक है। अच्छा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे हो सकता है, दो तरह के होते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, टू टाइप्स के होते हैं। कौन सी टू टाइप्स हैं, एग्मा और नेग्मा। एग्मा क्या है, एनोइन गैस मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेग्मा क्या है, नॉन एनोइन गैस मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एग्मा को हेग्मा भी कहते हैं, मींस
हाई एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अब हाई एनोइन गैप या एनोइन गैप एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। तो एग्मा या हेगमा सेम है, और नेगमा जो है दैट इज दी नॉन एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अब इधर एक सवाल पैदा हो गया, आपके एनोइन जो है, मतलब हमने कहा कि किसी बंदे में एनोइन ज्यादा आ गए हैं, एनोइन गैप इंक्रीज हो गया, वो कैसे हो सकता है? देखो तीन चीजों से हो सकता है ना। नंबर एक कि आपके अंदर मसलन एनोइन ज्यादा जनरेट होने लगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको कोई कॉजेज याद आ रही है जिनमें एनोइन ज्यादा जनरेट होने लगे? एनोइंस किसी के अंदर उनकी जनरेशन इंक्रीज हो गई है, वो खुद ही प्रोड्यूस करने लग गया है ज्यादा। आप में से कोई कर रहा है सूत्र? नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर कौन करेगा? किसमें हो रहे होंगे? शाबाश, एक्सीलेंट इमाम। लैक्टिक एसिडोसिस क्या है कि अगर कोई लैक्टिक एसिडोसिस में तो लैक्टेट हो रहा है, अच्छा लैक्टेट प्रोड्यूस हो रहा है। उसके अलावा डीकेए में क्या है? कीटो एसिड प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, डीकेए में तो कीटो एसिड प्रोड्यूस होते हैं, किसी और भी कंडीशन में हो सकते हैं प्रोड्यूस, डीकेए में तो हो रहे हैं। कोई डायबिटीज कैन बी कंपेयर टू स्टारवेशन, ठीक है ना। अच्छा, तो कि अब स्टारवेशन में, अच्छा डायबिटीज में क्या है कि आपके पास आप जो है हाइपरग्लाइसीमिया है, बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, लेकिन क्या हो रहा है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, और स्टारवेशन में क्या है, ग्लूकोज है नहीं, ठीक है। अच्छा, तो दोनों में फिर क्या होगा, कीटोन बॉडीज जनरेट होंगी, ठीक है। तो कीटोन बॉडीज क्या बनाएंगी, वो कीटो एसिड ने बीटा हाइड्रोक्सीबीटारेट एसिटोएसीटेट, जिसके भी एंड में एट आता है, वो क्या होता है, एसिडोस, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर आपकी लैक्टिक एसिडोसिस में भी इंक्रीज जनरेशन हो रही है। फिर और भी हो सकता है कि मसलन आपकी इंक्रीज जनरेशन नहीं हो रही, लेकिन आपकी बॉडी में थोड़े बहुत प्रोड्यूस हो रहे हैं ना ऑर्गेनिक एसिड, अगर उनकी क्लियरेंस डिक्रीज हो जाए, और वो हो सकती है किडनी डिजीज में मसलन, ठीक है। तो अगर उनकी क्लियरेंस डिक्रीज है तो भी आपका हाई एनोइन गैप हो जाएगा। अच्छा, थर्ड क्या हो सकता है? अब थर्ड तो बता दो फिर। एक्सीलेंट, कि आपने इंजेस्ट कर लिया है कोई ऐसा टॉक्सिन या कोई ऐसी चीज आपने, मसलन सैलिसाइलेट्स की पॉइजनिंग है, एथेनॉल है, मेथेनॉल है, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल कोई एक्सीडेंटली तो इतनी ज्यादा इंजेस्ट नहीं करेगा, अक्सर लोग सुइसिडल इंटेंट से करते हैं, ये क्या है, एंटीफ्रीज है, ठीक है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो है वो एक वेहिकल है ड्रग्स के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका हो गया। अच्छा, फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इसकी क्या कॉजेज हो सकती हैं, और ये कितने टाइप्स का है? देखें, ये 2 टाइप्स का है, सेलाइन रिस्पॉन्सिव और सेलाइन रेजिस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब इससे पता है आपको क्या चल रहा है? पहले तो आप खुद ही मुझे बताओ कि सेलाइन रिस्पॉन्सिव में उसकी वॉल्यूम का क्या स्टेटस होगा उस बंदे का? एक्सीलेंट, हाइपोवॉल्यूमिक होगा, वॉल्यूम डिप्लीटेड होगा, ठीक है। और तभी वो सेलाइन को रिस्पॉन्ड करेगा ना। और जो सेलाइन नॉन रिस्पॉन्सिव है उसके वॉल्यूम से कोई मसला नहीं होगा, अगर आप उसको सेलाइन लगाएंगे तो आप उसको डैमेज ही करेंगे, उसके साथ आप कोई अच्छाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेलाइन रिस्पॉन्सिव जो है वो आपको वॉल्यूम डिप्लीटेड स्टेट्स में मिल रहा है, और सेलाइन अनरिस्पॉन्सिव जो है वो हाइपोकेलीमिया और साथ किस में मिल रहा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस में, ठीक है।
अच्छा, अभी आपको मैं 2 मिनट की ब्रेक दे रही हूँ। En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, 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 el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina con el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo, y el gallo cocorocó y la gallina co, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo, y el pavo glu glu glu, y el gallo cocorocó y la gallina co, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma, y la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo cocorocó y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato, y el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo cocorocó, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro, y el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo cocorocó, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra, y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo cocorocó, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero, y el cordero me, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo cocorocó, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca, y la vaca mo, el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo cocorocó, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro, y el toro mu, la vaca mo, el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo cocorocó y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor. अच्छा, अब हमने बात की है ना कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमने क्या बात की है, एनोइन गैप की। ठीक है, तो एनोइन गैप जो है आप देखें कि ये आपके कैटायंस हैं। कैटायंस आपके पास कौन कौन से हैं? सोडियम है, पोटेशियम। ठीक है, अच्छा, कभी हम एनोइन गैप जो है वो उस 16 ले रहे होते हैं टोटल, कभी हम उसको नॉर्मल वैल्यू 12 ले रहे होते हैं। वो आपको पता चलेगा कि कभी हम उसको सोडियम प्लस पोटेशियम से ले रहे होते हैं, हमारी वैल्यू डिफरेंट आती है, और अगर हमने पोटेशियम को इग्नोर कर दिया है, वो इतना उसका कम में है वैल्यू कंपेयर टू सोडियम, तो फिर हमारी वैल्यू और आ रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें कि कैटायंस और एनोइंस इक्वल इक्वल होने चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल इक्वल होते हैं ना, तो सम ऑफ कैटायंस और सम ऑफ एनोइंस इक्वल आना चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं आता। अब हमारे पास कैटायंस कौन से? सोडियम है, पोटेशियम। एनोइंस कौन से? क्लोराइड है, बाइकार्ब, जर्मीना, क्लोराइड है, बाइकार्ब। अच्छा, तो अब इधर ना एक मिस्ट्री बॉक्स है, उसमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो कि हम नॉर्मली मेजर नहीं करते, लेकिन वो हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो दैट मिस्ट्री बॉक्स है ना, वो एनोइन है, एनोइन गैप है, और वो एक उसकी वैल्यू है, वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अब आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड इंक्रीज कर दें, ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो बाइकार्ब जो है वो कम हो गया, ठीक है, क्लोराइड आपको वो भी थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, और अभी इसको और सिंप्लीफाई कर लिया है। एचएच इक्वेशन को हमने क्या कहा था? पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ बेस ओवर एसिड। ठीक है, अब इसको अगर आपने और भी सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको सिर्फ पीएच इज इक्वल टू आप बेस ओवर एसिड कर लो ना इसको, ठीक है, या
बाइकार्ब डिवाइडेड बाय PCO2, एक ही बात है, दो बातें तो नहीं है ना। ये बेस है, ये एसिड है, ठीक है। अच्छा, नॉन एनाइन गैप में आप देखो, अच्छा एनाइन गैप में आपने देखा कि एनाइन गैप इंक्रीज हो गया है। अच्छा, नॉन एनाइन गैप में क्या हुआ है कि एनाइन गैप नहीं इंक्रीज हुआ, लेकिन वो नेगेटिव चार्जेस तो सेम रहने हैं ना, तो इधर क्या हुआ है, क्लोराइड इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए नेगमा का दूसरा नाम जो है ना हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस भी है, ठीक है। अच्छा, अब जब आपके सामने कोई भी ABGs की रिपोर्ट आएगी, ठीक है, आप क्या उसमें देखोगे, पहले तो देखोगे कि इज द pH नॉर्मल, अच्छा, या आप देखोगे कि क्या ये एसिडोटिक है या अल्कलोटिक है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इतना सा देख लोगे। अच्छा, फिर आप देखोगे, आपने pH देख ली, फिर आप देखोगे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, वो कितनी नॉर्मल होनी थी, 35 to 45। फिर आप देखोगे कि क्या बाइकार्ब की वैल्यू नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखेंगे, मैच करेंगे PCO2 को pH के साथ और बाइकार्ब को भी pH के साथ। मसलन अगर pH मैं कहती हूँ डिक्रीज्ड है, ठीक है, आप क्या कहोगे इसको कि ये pH एसिडोटिक है। अच्छा, फिर मैं आपको कहती हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना PCO2 वो इंक्रीज्ड है। अच्छा, तो अब आपसे मेरा अगला सवाल है कि क्या pH और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मैच कर रही हैं? मैच कर रही हैं कि मतलब अगर pH डिक्रीज्ड है और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज्ड है, इट मेक्स सेंस कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एसिड है और उसने क्या किया है, इंक्रीज होके pH को डाउन कर दिया। अच्छा, अगर मैं कहूं कि pH डिक्रीज है और बाइकार्ब इंक्रीज है, क्या क्या आप इसमें मैच करते हैं, बाइकार्ब इंक्रीज है, pH डिक्रीज नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से आपने मैच करना है। मैच करने का मतलब है कि क्या ये पॉसिबल है, आप डॉट कनेक्टिंग कर रहे हो कि अब आपको तो नहीं पता ना पेशेंट को क्या है इस वक्त, तो आपने उसकी रिपोर्ट से ही अंदाजा लगाना है कि ये एसिडोसिस में है या अल्कलोसिस में है या रेस्पिरेटरी ओरिजिन है या मेटाबॉलिक ओरिजिन है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आपने उसको मैच कर लिया, ठीक है। तो आपको इसका क्या निकालना है, एनाइन गैप, ठीक है। एनाइन गैप आप इसका कैसे निकालोगे, प्रोटीन क्या है 138, ठीक है। अच्छा, 138 में से आप जो है इसको पहले प्लस कर दो, बाइकार्ब और क्लोराइड को, 106 प्लस 22 ये आ गया 128, ठीक है। फिर आपने 138 में से 128 माइनस किया तो ये आ गया 10। तो अब इसमें आपको कोई परेशानी लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि रेंज क्या थी, 3 to 12 थी ना, या 3 to 16 थी, तो ये तो अपनी रेंज के अंदर है, ठीक है। आपने इसमें पोटेशियम को इग्नोर किया है, तो इसका मतलब है कि इसके लिए 12 तक रेंज नॉर्मल थी। अगर आप पोटेशियम ऐड करके निकालते तो फिर आपके लिए 16 तक रेंज नॉर्मल होती, ठीक है। तो क्या हुआ, सम ऑफ कैटायंस इज इक्वल टू सम ऑफ एनायंस, ठीक है। अच्छा, तो अब ये आपके आ गए कैटायंस और ये आपके कुछ एनायंस हैं, क्या आप इनको मेयर करते हो, नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये आपकी बॉडी में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये एक मिस्ट्री बॉक्स है जिसमें ये पड़े हैं, मसलन एल्ब्यूमिन पे भी नेगेटिव चार्ज है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, प्रोटॉन को भी आप इधर ही रखोगे, फॉस्फेट सल्फेट जी आपका क्या जनरेट कर रही है, इधर एक एनाइन गैप है। अच्छा, ये आपने दिया इस वक्त आप लोग बैठे हुए हो, तो आपने ये एनाइन गैप पहले, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि अगर ये एनाइन गैप इंक्रीज हो गया, आपको नजर आ रहा है ये बॉक्स इंक्रीज हो गया इसका साइज, इसका क्या मतलब है, कोई एनायंस इसमें आ गए हैं। अब वो कैसे आए हैं, या तो वो जनरेट हो गए हैं, या वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहे, उनकी क्लियरेंस नहीं हो रही, और या फिर इसने कोई
इंजेस्ट कर लिए, तो वो अब हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं एग्मा या हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे। ठीक है, अच्छा, तो अब ये कैसे हो, मसलन एक्यूट किडनी इंजरी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, कीटोसिस है, प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन है, लैक्टिक एसिडोसिस है। अब ये दो ऊपर वाले हैं, इनमें क्या हो रहा है, क्लियरेंस नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा, फिर कीटोसिस या स्टार्वेशन में या लैक्टिक एसिडोसिस में ये खुद ही जनरेट हो रहे, बॉडी में जनरेट हो रहे। ठीक है, अच्छा, अब हम देख लेते हैं डीकेए में किस तरह एग्मा हो रहा है। एग्मा मीन्स हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अच्छा, एक तो आपको पता है कि जो डीकेए का पेशेंट है वो यंग होता है। कभी आप किसी ने देखा हो 42 ईयर ओल्ड डीकेए का पेशेंट, या किसी ने सिनेरियो पढ़ा हो उसमें 50 इयर्स का हो, नहीं, देखो वो वाले जो होते हैं ना, जो 40 ईयर्स 50 ईयर्स, उसमें जो कॉमन प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो हाइपर ऑस्मोलर फॉर्म होता है। जो डीकेए में हमेशा एक यंग पेशेंट आता है, टीनेजर हो सकता है, या वो यंग होगा, या वो बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, और अच्छा, फिर दूसरा है कि इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, इसलिए ये आप देखो बच्चा बनाया है ना। अच्छा, हाइपरग्लाइसीमिया है और कीटोन बॉडीज इसमें जनरेट हो रही है। ये कैसे जनरेट हो रही है, देखो क्या होता है, आप जो खाना खाते हो उससे इलेक्ट्रॉन आप क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। कैसे जाते हैं, देखो पहले तो ग्लूकोज आपके सेल में आएगा तो उसको एनर्जी देगा ना। ठीक है, अगर आपके सेल तक पहुंचा ही नहीं है तो एनर्जी नहीं दे सकता। उसने क्या करना था, उसका ग्लाइकोलिसिस होना था। कैसे होना था, ग्लूकोज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना था, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, फिर उसने क्लीव होना था इनटू डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट करके उसने आपको फिर क्या करना था, एसिटाइल क्लोराइड बनना था। फिर उसने किधर जाना था, टीसीए में जाना था। टीसीए में उसने क्या करना था, उधर से ऑक्सैलोएसीटेट में आना था और इसने क्या बनना था, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएट, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, वो सारा उसने करना। ठीक है, अब वो भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये किसकी स्टेट में है, फिर इसको एनर्जी तो नहीं मिल रही ना, तो आप कह सकते हो कि स्टेट कैन बी कंपेयर टू स्टारवेशन। ये उसी के इक्विवेलेंट है कि मतलब इसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा ना, स्टारवेशन में भी तो ग्लूकोज नहीं मिलता। अच्छा, जब आप खाना खाते हो 3 to 4 आवर्स आपने जो खाना खाया उससे एनर्जी मेंटेन रहती है, उसके बाद क्या होता है, यू फील हंगर। अगर आपको नहीं मिला कुछ भी खाने लिए तो क्या होता है, भूख मार जाती है। क्यों मार जाती है, आपका ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। वो कितने घंटे होता है, 8 to 10 आवर्स, मतलब ओवरनाइट आपका वो मेंटेन कर लेता है। फिर भी आपको नहीं मिला अगर, तो फिर आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस किक इन होता है। अच्छा, अब वो आपको कब तक देता है, अब आपके मसल्स जो है उनसे प्रोटीन्स रिलीज हो रहे हैं, वो कब तक देगा, 72 आवर्स, उसके बाद वो नहीं देगा। अब आपकी कीटोन बॉडीज बनेंगी। तो ये जो डायबिटिक है इसके तो 72 आवर्स भी हो गए हैं, बट ये हाइपरग्लाइसीमिया इसको है, बट ये यूज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इंसुलिन ने क्या करना था, उसके ब्लड फ्लो ट्रांसपोर्टर जो है वो इंसर्ट कराने से मेम्ब्रेन में, और ग्लूकोज ने अंदर आना था, तो ना वो अंदर आए ना उसने एनर्जी दिया। तो ग्लूकोज में भी वो क्या, इंसुलिन, डायबिटीज में भी यही चीज हो रही है और स्टार्वेशन में भी हो रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, फैट्स की मोबिलाइजेशन हो रही है, मोबिलाइज होकर उनकी बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है, बीटा ऑक्सीडेशन होकर उसमें से क्या निकलेंगे, एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA वाटर सॉल्युबल नहीं है, उन्होंने जिधर भी जाना है तो वो कीटोन बॉडीज बन के जाएंगे। कीटोन है और एक एसिटोएसीटेट है, ठीक है, और एक दूसरी वो ब्यूटाइलेट है। ठीक है ना, तो मतलब 8 इन दोनों के एंड में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये आपकी कीटोन बॉडीज पहुंचेंगी। ठीक है, तो आपकी कीटोन बॉडीज
ज्यादा हो गई, मीन्स आपके कीटो एसिड्स बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलेट और एसिडो एसिटेट ये आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एनर्जी देने जा रहे हैं। तो आपका एनाइन गैप तो इंक्रीज हो गया ना, ठीक है। तो ये आपने एक एग्जांपल देख ली कि आपका एनाइन गैप इंक्रीज हो गया, वो नहीं गई और अब इसमें कीटो एसिड्स आ गए हैं और आपका ये क्या है? एग्मा, ठीक है। कोई शक, कोई क्वेश्चन? क्यों नहीं? हाँ करें ना। हाँ, क्वेश्चन करें।